वालेकुम। आई एम सैयद सूरत आदिल और मुझे आज क्वेश्चन आया था कि आपको जब ऑर्गेनाइजेशन रीच आउट करे या आपको कोई प्रोजेक्ट मिले डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आपने किस तरह सैलरी की नेगोशिएशंस करनी है। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो इसके अंदर बेसिकली काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन इनको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि एग्रीएबल वर्सेस नॉन एग्रीएबल पीपल। एग्रीएबल बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद करते। उनका ये होता है कि वो पहली ऑफ़र, सेकंड ऑफ़र पे आराम से मान जाते हैं। नॉन एग्रीएबल लोग जो होते हैं, उनका ये होता है कि वो पहली ऑफ़र, सेकंड ऑफ़र पे नहीं मानते। वो जो उनके ज़हन में प्राइस होती है, वो उसी के ऊपर लेके जाके मानते हैं, उससे कम पे वो नहीं मानते। ये बताने का मकसद ये है कि जितने भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुए हैं, जितने भी इनके सर्वेस हुए हैं, उसके अंदर जितने भी नॉन एग्रीएबल लोग होते हैं, उनकी सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है अक्रॉस द बोर्ड एग्रीएबल लोगों से। तो ये बुरी चीज़ नहीं है एग्रीएबल होना, लेकिन ये है कि वैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप दोनों का स्किल लेवल एक ही हो, या मे बी दूसरे बंदे का स्किल लेवल कम हो लेकिन उसकी सैलरी ज़्यादा हो, तो मे बी एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि वो नॉन एग्रीएबल हो और उसने बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ किया हो अपने एचआर के साथ, अपने मैनेजर के साथ, बिफोर एक्सेप्टिंग दिस जॉब। अच्छा, नॉर्मली वैसे जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करती है, या कोई भी एक कंट्री जो है वो अपना पे स्केल बनाती है, उसके अंदर ये होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो ये वाले काउंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आपका स्किल कौन सा है, दूसरा एक्सपीरियंस कितना है, तीसरा आपका सर्टिफिकेशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है, और चौथी चीज़ आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सी है। टाइप ऑफ स्किल के अंदर ये आ जाता है कि कुछ स्किल्स होते हैं वो अबंडेंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हर बंदा कर सकता है। बहुत से स्किल्स होते हैं, आज भी बहुत से स्किल्स ऐसे हैं जो कि दुनिया में कुछ लोग कर सकते हैं, या एटलीस्ट हैंडफुल ऑफ लोग हैं जो कि कर सकते हैं। तो उस स्किल के ऊपर आपको हमेशा सैलरी ज़्यादा मिलेगी, रादर के कुछ स्किल्स होंगे जिनके ऊपर आप बहुत नॉर्मल हो चुके हैं, तो उन पे इतनी सैलरी नहीं मिलेगी आपको। सेम गोज़ फॉर एक्सपीरियंस। कुछ लोगों का इस तरह का एक्सपीरियंस होता है कि उनको लाज़मी रखना पड़ता है और उनकी मुँह मांगी कीमत देनी पड़ती है। ये अक्रॉस द बोर्ड होता है कि एक्सपीरियंस अगर आपका ज़्यादा हो तो आपको हमेशा ज़्यादा सैलरी मिलेगी। सर्टिफिकेशंस और एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उससे रिलेटेड या मिलता-जुलता नहीं है, तो आपको सैलरी कम मिलेगी। अगर आपकी सर्टिफिकेशन उससे रिलेटेड है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उससे रिलेटेड है, तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और इन बेसिस पे आप सैलरी नेगोशिएशंस कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। ये सबसे ज़्यादा फैक्टर आपने देखा होगा, स्पेशली जब से इंटरनेट बूम आया है, जब से आपका इंटरनेट ज़्यादा हुआ है, जब से आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट ज़्यादा हुई है, जब से ज़्यादा लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हुए हैं, तब आपको ज़्यादा पता चला है कि एक्चुअली फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ, यूएसए के अंदर मेरे ख्याल से $8 एन आवर जो है वो सैलरी है लोगों की। अब $8 एन आवर को आप 52 वीक्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, 40 आवर्स का एक वीक लगाएं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैलरी बन जाती है। लेकिन सेम पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल जो तनख्वाह है वो जो लिविंग वेज है वो 17,000 रुपये है पर मंथ, और सेम गोज़ फॉर लाइक 17-18,000 है। तो ये जो फ़र्क है ये हमेशा रहेगा, और इस बेसिस पे ही जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ से बंदा हायर करना पसंद करती हैं। अगर उन्हें वही लेवल ऑफ सैलरी देना पड़े जो कि वो बाहर दे रहे हैं, या कैलिफोर्निया के अंदर एक बंदे को देना है, तो पाकिस्तान से कभी भी हायर ना करें। ये कॉमन सेंस की चीज़ है, लेकिन स्टिल आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस कंट्री के अंदर आप हैं, या जो कंट्री ऑफ योर बर्थ है, ये हमेशा काउंट करेगी। आप कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर जाएंगे तब भी, आप पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब भी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इवन अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन टोटली यूएसए से रन कर रही हैं, उनकी क्लाइंटेल का लेवल और उनकी जो प्राइसिंग का लेवल है वो डिफरेंट है, और यहाँ जो कंट्रीज़ वहाँ पे रहते हुए यहाँ से बंदे हायर कर रही हैं, उनका प्राइसिंग लेवल भी डिफरेंट है, और उनको भी क्लाइंट सेकंड टियर में रख रहे हैं। जो कि क्लाइंट उनके पास आता है वो उनसे ये आर्ग्यूमेंट ज़रूर करते हैं कि आपके तो क्लाइंट्स ही उधर हैं। इवन जब मर्जर्स हो रहे होते हैं, ये चीज़ें उस टाइम पे भी मैटर कर रही होती हैं कि आपकी हायरिंग जो है वो किस कंट्री ऑफ रेजिडेंस से है। तो ये खैर एक्सट्रीम लेवल की बातें ये अभी हम नहीं करते। खैर, अब हम वापस बात आ जाते हैं कि आप किस तरह अपने आप को देखेंगे कि यार मेरा लेवल ऑफ स्किल कितने, मेरी सैलरी कितनी बनती है, या मेरा किस तरह है। तो मैंने इसे सैलरीड इंडिविजुअल्स के टीयर्स बनाए हैं। टीयर्स, और ये बेसिकली एक्सपीरियंस की बिना पे है। तो इस तरह है कि अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड है, और सबसे पहले एजम्पशन ये करनी है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और हम पाकिस्तानी शहरी हैं, तो पाकिस्तान का मैंने सैलरी लेवल जो है वो डाला है।
उसके अंदर ये है कि टियर 1 जो बनाया है उसमें ये है कि आपकी स्टार्टिंग जो है वो 150 है। पाकिस्तान में $150 ही है पर मंथ आपकी सैलरी जो एक नॉर्मल मज़दूर की होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होता है उसे मज़दूर की तनख्वाही दी जाती है और उसे आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाना पड़ता है। तो $150 है, ठीक है, स्टार्टिंग आउट टियर 1 में जब आप आते हैं। जब तक आप ज़ीरो टियर के अंदर हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे आप टियर 1 के अंदर आते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन 150 एटलीस्ट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जितना मिले वो अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट 150 आपके ज़हन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये बेस लाइन है, इससे मैंने ज़्यादा ही लेना है, इससे कम मैंने नहीं लेना। इससे कम कोई देता है आपने उससे बैक ऑफ कर जाना है। 2-3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए जो कि सेकंड ईयर है, उसमें ये है कि अज़्यूम किया जा सकता है अगर आप यूएस की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आपको $925, $900, $800, $700 मिलना चाहिए रियलिस्टिकली। अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो 400 से 500, $600 तक आपको मिल सकता है 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले। ये मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है लेकिन मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके बाद जब टियर 3 है, वो आपके टाइम से आता है, मतलब उसके बाद आपको 3 साल और लगाने पड़ेंगे सेम फील्ड के अंदर, सेम एक्सपीरियंस ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर आप टियर 3 तक जा सकते हैं। अगर आप यूएस की किसी टियर 3 या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की टियर 3 के अंदर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको $2000 तक मिल सकता है। लेकिन अगर यही आप पाकिस्तानी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको $1000, $1200 तक मिलेगा रियलिस्टिकली। मैं एजेंसी का नाम बार-बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में अभी आजकल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एजेंसीज़ ही चल रही हैं। उस तरह से एज़ सच हमने कोई उस तरह से कोई कंपनी नहीं देखी जो कि डिजिटल मार्केटिंग कर रही हो और उसका अपना ही इन हाउस काम इतना ज़्यादा हो कि वो इतनी सैलरी ऑफ़र कर सके। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, बीच में कोई एक्सेप्शंस हैं, कुछ हैं इस तरह की बड़ी एजेंसीज़ जो कि इससे ज़्यादा ऑफ़र करते हैं। अब बात आती है कि आपकी सैलरी नेगोशिएशन की, कि फिर अगर आप टियर 2 के अंदर हैं तो आप किस तरह नेगोशिएट करेंगे। आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप टियर 2 का के अंदर फ़ॉल करते भी हैं कि नहीं है। उसके लिए 2-3 साल का एक एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो कि यार मेरी ग्रोथ इस लेवल तक हो चुकी है कि मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में। और तीसरा ये है कि जो इससे फ़र्ज़ करें अगर आप टियर 1 के अंदर हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि यार मेरा तो गुज़ारा ही नहीं हो रहा टियर 1 के अंदर होते हुए, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ? तो क्योंकि मेरे टियर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इस तरह करना पड़ेगा, टियर 1 के अंदर है, एक जॉब आपको मिली $150 की, आपने किसी और से बात किया कि यार मैं पार्ट टाइम आपके पास काम करना चाहता हूँ, वो कहेगा यार $75 दूँगा। आपका ये होगा कि मे $75 इज़ कम, लेकिन स्टिल अगर आप उस उधर जाके 4 घंटे काम करते हैं, आपका स्टिल 16 घंटे काम करेंगे, लेकिन ये होगा कि जहाँ पे आपको $150 मिल रहा था, वहाँ पे आपको $245 मिल जाएगा। और अगर आप एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन में 1-2 साल काम करें, तो आप आराम से $150 से $500 पे जा सकते हैं। ये मैंने खुद होते हुए देखा है, बहुत नॉर्मल है, बहुत ईज़ी है और ये हो भी जाता है। सो इसलिए आपको इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। टियर 2 के अंदर ये है कि टियर 2 से टियर 3 के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टिल अगर आप सेकंड जॉब शुरू कर दें या आप क्लाइंट्स उठाना शुरू कर दें तो आप कर सकते हैं इस तरह कि आपके 3-4 क्लाइंट्स हो जाएँ। ये मैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, जो एजेंसी ओनर्स होते हैं उनके लिए तो यही होता है कि मतलब 3 इयर्स मूव करने की बात भी नहीं होती, ये सिर्फ़ क्लाइंट्स की बात होती है। जितने आप क्लाइंट उठा लें, उतने ज़्यादा आप अमीर हो सकते हैं। या स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, जितने ज़्यादा आपके पास स्टॉक हो जाए, या एनएफटी में आप जितना अच्छा फ्लिप कर लें, या रियल एस्टेट में आप जितना टाइम वेट कर लें, जितना आप टाइम लैंड को देंगे, उतना ज़्यादा वो आपको प्रॉफ़िट निकाल के जनरेट करके दे सकता है। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये मेरी अपनी तरफ से है कि हाउ शुड यू डिस्ट्रीब्यूट योर सैलरी। जब भी आपकी सैलरी आए, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें से कितने पैसे किधर करने हैं। अच्छा, ये 50% लिविंग एक्सपेंस, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा। 25% लेजर क्या है? लेजर ये है कि वो पैसा जो कि आपने साड़ना है या आपने ज़ाया करना है। इसकी वजह ये है कि जब आप इतना काम कर रहे हैं, मतलब 40 आवर्स लगा रहे हैं 1 वीक के अंदर, और 5 वीक का 1 महीना होता है, और 5 वीक के बाद भी अगर आप कुछ अपना मतलब पैसे नहीं लगाते, तो मेरे ख्याल से बंदे के अंदर एक खुद ही आ जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब मैं कुछ कमा रहा हूँ लेकिन मुझे ही फ़ायदा नहीं हो रहा।
25% पैसे आपके पास उतने होने चाहिए जो कि आप लगा सकें किसी भी जगह पे बगैर सोचे, और बाकी 25% आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस की। फ़र्ज़ करें अगर आपकी लिविंग एक्सपेंस ही 100% है, फिर आपको मेरे ख़्याल से टियर्स मूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। लेकिन एक ये वो है जो कि एक बहुत ही परफेक्ट किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास ये वाला आना चाहिए, या मे बी इससे अच्छा भी आता होगा लोगों के पास। लेकिन मेरे ख़्याल से 50% अगर आपके लिविंग एक्सपेंस पूरे हो रहे हैं, 25% आपका लीजर के लिए पैसे बच रहे हैं, 25% आपके लिए सेविंग्स के लिए बच रहे हैं, तो आप एक अच्छी जगह पे हैं। और उससे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सेविंग्स को उठा के आप किसी इस तरह की जगह पे इन्वेस्ट करें, या आप इस तरह करें कि अपना खुद का काम कोई देखने की तरफ कोशिश करें। और एक और पॉइंट जो कि मैं देना चाहूँगा वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ई-कॉमर्स में ही काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप किसी भी चीज़ पे अगर आप वापस भी आते हैं, एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म हुआ है, लोग वापस बाहर निकलना शुरू हुए हैं, और इस बाहर निकलने की वजह से अब ये है कि जो कि नॉर्मल चीज़ें भी थी ना, वो भी अब अच्छा चलना शुरू हो जाएँगी। चल भी रही हैं और अच्छा भी हो जाएँगी। मतलब नॉर्मल अगर आप बैक टू ब्रिक एंड मोर्टर पे जाते हैं, बिज़नेसेस उन पे भी सैलून्स हो गए, इस तरह के काम भी आप स्टार्ट करें। इवन दराज़ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें, इवन नॉर्मल सा भी हो, बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको 3-4 लाख रुपया महीने का आए तभी आपने काम स्टार्ट करना है। आप 5,000 रुपया भी अगर आपके पास आए, $50 भी अगर आपके पास महीने का एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दैट्स अ बिग थिंग। वो आपकी 25% सैलरी होगी और वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है।